सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका। एसएससी एमटीएस की बेहतर तैयारी कराने के लिए हम लेकर आए हैं श्योर सिलेक्शन बैच, जो आपके सिलेक्शन को 100% सुनिश्चित करेगा। इस बैच में आपको अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से क्लासेस कराई जाएंगी और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है तो उस टीचर के माध्यम से ही उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देरी किस बात की, आज ही डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप और ज्वाइन करें श्योर सिलेक्शन बैच। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है ये 22 से 28 फरवरी के बीच होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर आपके लिए जो है मॉक टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट की हुई है। तो ये आपका जो है मॉक टेस्ट सीरीज़ है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपको यहाँ पर बताया, एक तरीके से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो लेवल हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए वो क्या लेवल हो सकता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो वहीं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपके लिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है, जिसको आप पॉलिटी बोलते हैं, जीके के अंतर्गत, ठीक है ना, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस, ठीक है ना, सभी क्वेश्चन यहाँ पर डाले हुए हैं। स्टैटिक जीके है, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ों को यहाँ पर देखना है, मैनेज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये आपको जो क्लास है ये रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है, क्योंकि किसी कारणवश मुझे बाहर जाना पड़ा, ठीक है ना। लाइव क्लास आपकी बहुत जल्द ही होने वाली है। तो एक बार सभी बच्चे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आज के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य जो होते हैं इनका निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। फॉर हाउ लॉन्ग इज द इलेक्शन फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है कितनी अवधि के लिए होता है, ये होता है 6 वर्ष के लिए। कितनी अवधि के लिए? 6 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने? 6 वर्ष आपको ध्यान रखना है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर साथ ही साथ ध्यान रखना है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है ये कितना होता है, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ये एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? ये एक स्थायी सदन है, ध्यान रखिएगा। और इस सदन के 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से समझना है। 1/3 मेंबर जो है 2 साल के बाद सेवानिवृत्त होंगे, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे इनकी जो अधिकतम आयु सीमा है, क्या है? अधिकतम आयु सीमा जो है ये कितनी होगी? ये होगी आपकी 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष आपकी आयु सीमा होगी। और यहाँ पर सीटों का जो अधिकतम सीटें हैं, ये अधिकतम सदस्यों की संख्या जो होने वाली है ये आपको ध्यान रखना है 250 होने वाली है अधिकतम। लेकिन अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान जो संख्या है ये 245 है। कितनी है? ये 245 है। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा जो लोकसभा है हमारी, यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल बाद ही ये क्या डिसोल्व हो जाती है, ध्यान रखिएगा, भंग हो जाती है। दूसरा, इनके जो सदस्यों की सीमा है, आयु सीमा है, ये 25 वर्ष है। कितनी है? 25 ईयर आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है अधिकतम जो यहाँ पर सदस्यों की संख्या है ये कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 545। कितनी है? 545 वर्तमान में है। ये आपको ध्यान रखना है। चीज़ें क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है? ठीक है ना। जो 6 महीने की स्वीकृति लेकर संसद के द्वारा जो राष्ट्रपति शासन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि आर्टिकल
356 की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन है। ये क्या है? ये राष्ट्रपति शासन है जो किसी क्षेत्र पर संवैधानिक तंत्र विफल होने की कंडीशन में राज्यपाल के परामर्श के बाद राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो ये कितने साल के लिए? अधिकतम 3 साल के लिए इसको लगाया जा सकता है। कितने साल के लिए? अधिकतम 3 साल के लिए इसको लगाया जा सकता है। अगर बात की जाए 352, तो ये राष्ट्रपति नहीं, ये राष्ट्रीय आपात है। इसको कहा जाता है नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपात। 356 आपने को मैंने अभी बताया है किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। 360 की अगर बात की जाए तो ये वित्तीय आपात है। कैसा आपात है? ये वित्तीय आपात है जिसकी अधिकतम जो सीमा है, ये अधिकतम सीमा का कोई अधिकतम सीमा इसकी नहीं होती, यानी कि कोई भी इसका टाइम पीरियड नहीं होता कि कितने समय बाद इसको हटा दिया जाएगा। हालांकि भारत में एक भी बार वित्तीय आपात घोषित नहीं किया गया है और ना ही हो, हम यही चाहेंगे, ठीक है ना। तो एक भी बार अभी भारत में वित्तीय आपात की कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं लगी है, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। क्या नहीं होती? इसकी कोई भी अधिकतम सीमा नहीं होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह भारत में संविधान मंडल है, इसमें राष्ट्रपति भी शामिल है, यह द्विसदनीय स्वरूप की है, संसद का ऊपरी सदन कभी भंग नहीं होता। द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज दैट it is the union legislature in India. It also include the president. It's a bicameral in nature, यानी कि एक द्विसदनीय, बाइकैमरल इसको नेचर बोला जाता है। द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नेवर डिसॉल्व्ड। तो ध्यान रखिएगा, जो भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें राष्ट्रपति शामिल हैं। कौन शामिल है? इसमें राष्ट्रपति शामिल हैं। आप जो है अन्य देशों के पार्लियामेंट सिस्टम को देखेंगे, ठीक है ना, अन्य देशों के जो आप पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखेंगे, या तो आपको अध्यक्षतात्मक वो मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रपति का शासन वहां पर मिलेगा, ठीक है ना। अगर सदन भी है या संसद भी वहां पर है तो वहां पर राष्ट्रपति इंक्लूड नहीं होता या वो पावर में नहीं होता, जबकि भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में जो कार्यपालिका की शक्ति है, किसकी? जो कार्यपालिका की शक्ति होती है ये किसके पास में होती है? ये राष्ट्रपति के पास में होती है। अगर आपने आर्टिकल 53 पढ़ा होगा, आर्टिकल 53 में आपने पढ़ा होगा कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी कि आप कह सकते हैं जो भी कार्य भारत के होंगे, ठीक है ना, चाहे किसी देश के साथ संधि समझौता करना है, ठीक है ना, भारत में भी नियम कानून बनाने हैं, वो सभी किसके नाम से होंगे? वो सभी भारतीय राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इसलिए भारत में जो है हमारी संसद में कौन इंक्लूड है? इसमें हमारे राष्ट्रपति इंक्लूड है, और यही इसकी सबसे जो है अच्छी विशेषता कह सकते हैं आपको मानी जाती है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चीज़ें हम ऑलरेडी आपसे कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ लोक सेवा आयोग के अखिल कार्मिकों को क्या करते हैं? जो अखिल भारतीय आपका ये संघ लोक सेवा आयोग है, ये अखिल कार्मिकों को क्या कर देंगे? बर्खास्त इसको कर देते हैं, निर्वाचन इनका करते हैं, चयन करते हैं या नियुक्ति इनकी करते हैं। द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ ऑल सर्विसेज पर्सनल। तो ध्यान रखिएगा, जो यूपीएससी होती है, जो हमारी यूपीएससी होती है, ये कार्मिक जो होते हैं, ठीक है ना, या आप कह सकते हैं एग्जाम कंडक्ट कराती है अखिल भारतीय स्तर पर। जैसे आपने देखा होगा आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, तो ये इनकी भर्तियां कराती है, ठीक है ना, एग्जाम कंडक्ट कराती है और भर्तियां कराती है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये क्या करती है? ये बर्खास्त बिल्कुल भी नहीं करती है, ये चयन का कार्य करती है। किसका? चयन का ये कार्य करती है, ठीक है ना। चलिए दूसरा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो आपका यूपीएससी है ये एक संवैधानिक संस्था है। कैसी है? ये एक संवैधानिक संस्था है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, संवैधानिक संस्था है। और इसके जो अध्यक्ष व सदस्य होते हैं, इसके अध्यक्ष व सदस्य जो होते हैं ये क्या होते हैं? इनको राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? इनको नियुक्त किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। संवैधानिक संस्था है,
इनके सदस्य और अध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो यूपीएससी है ये केवल चयन का काम करेगी, उन जो अधिकारी होते हैं, जो आईएएस आईएफएस हैं, आईपीएस हैं, उनको बर्खास्त का ये कार्य नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? भैरव सिंह शेखावत है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं या के.आर. नारायण हैं? Who among the following has become the वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री ट्वाइस? यानी कि 2 बार जो बने हैं ये कौन है? तो ध्यान रखिएगा ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? भारत के 2 बार क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना, लगातार ये 10 साल तक इन्होंने अपना 2 कार्यकाल को पूरा किया है। कितना? 2 कार्यकाल पूरा इन्होंने किया है। और एक बार ये क्या रहे हैं? एक बार ये राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये राष्ट्रपति 1962 से 1967 के बीच रहे हैं। तो 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति का कार्यकाल किसने पूरा किया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये पूरा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिलिंद पन्हो क्या है? यानी कि मिलिंद पन्हो क्या है? एक बौद्ध कला है, बौद्ध का एक नाम है, कला का बौद्ध नाम है या बौद्ध पाठ है? मिलिंद पन्हो ध्यान रखिएगा ये एक संवाद का आप कह सकते हैं पुस्तक है, या आप कह सकते हैं कि संवाद का एक इन्होंने क्या किया गया है? चित्रण यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। मिलिंद पन्हो तो इंडो ग्रीक शासक था जिसका नाम था मिंडार। कौन था? मिंडार, ठीक है। मिंडार और नागसेन, ध्यान से लिखेंगे, मिंडार और नागसेन के संवादों का संग्रह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ, बातचीत हुई, इसका जो संग्रह है इसको हमने मिलिंद पन्हो कहा है। क्या कहा है? मिलिंद पन्हो कहा है। तो ये संग्रह को ही हमने मिलिंद पन्हो कहा। चीज़ें क्लियर हो गई। एक बार इसको आपको लिखना है कि जो मिंडार है, जो इंडो ग्रीक शासक था, जिसको मिंदार भी कहा जाता है, मिंदारिन भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये और नागसेन जो बौद्ध धर्म के एक अनुयायी थे, इनके बीच में आप कह सकते हैं कि संवाद हुआ, ठीक है ना, धर्म को लेकर। तो उन धर्म को लिखा गया, उसी को हमने मिलिंद पन्हो कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? प्रयाग में, कन्नौज में, थानेश्वर में या मथुरा में? जो हर्षवर्धन है इनके पहले एक इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन की मृत्यु 606 ईस्वी में हुई थी। तो उस समय तक इनकी राजधानी देखा जाए तो कौन सी राजधानी थी? इनकी राजधानी हुआ करती थी क्या? इनकी राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर। क्या हुआ करती थी? थानेश्वर इनकी राजधानी हुआ करती थी। कुछ समय तक इनकी राजधानी जो हर्षवर्धन के समय में भी थानेश्वर ही रही है, लेकिन कुछ समय बाद इसको परिवर्तित करके क्या कर दिया था? कन्नौज इसको कर दिया गया था। लेकिन वो पूछ रहा है, क्वेश्चन देखिएगा, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी, ठीक है ना, आरंभिक राजधानी थानेश्वर ही रही है, बाद में उसको चेंज किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1606 में इनके भाई का नाम था राज्यवर्धन। क्या नाम था इनके भाई का? राज्यवर्धन की मृत्यु होने के बाद, आपको ध्यान रखना है, इसकी मृत्यु होने के बाद ये जो है यहाँ पर राजधानी को परिवर्तित किया गया था। चीजें क्लियर है? बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, खानवा की तीसरी लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। विच बैटल ओपन दिल्ली एरिया फॉर मोहम्मद गोरी? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गोरी के लिए जो दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया, ये तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1992 में, ठीक है ना। दूसरी लड़ाई 1192 में, 1992 नहीं, 1192 में सेकंड युद्ध हुआ था। किस किस के बीच? ये मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, और ये किसके? पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके? पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद ही दिल्ली के क्षेत्र किसके लिए खुल गए थे? ये दिल्ली के क्षेत्र मोहम्मद गोरी के लिए खुल गए थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी?
जो दिल्ली की मोती मस्जिद है ये किसके शासनकाल में बनी? अकबर के, हुमायूं के, औरंगजेब के या शाहजहां के? तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली की जो मोती मस्जिद है ये किसके शासनकाल में बनी थी? ये औरंगजेब के शासनकाल में बनी थी। किसके? औरंगजेब के शासनकाल में बनी थी। औरंगजेब अगर देखा जाए तो औरंगजेब ने काफ़ी मंदिरों का जो ध्वस्त कराकर वहाँ पर मस्जिदों का निर्माण इसने कराया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? यानी कि इसको जनक किसको कहा जाता है अगर देखा जाए? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो जो आपकी स्थानीय स्वशासन है ये किसके काल में कह सकते हैं कि अपने चरम पर रहा, या इसकी शुरुआत किसने की, ठीक है ना, या इसका जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन का नाम आपने सुना होगा। किसका? लॉर्ड रिपन का आपने नाम सुना होगा। 1882 में स्थानीय स्वशासन को इसने स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्थानीय स्वशासन यानी कि आपका जो लोकल गवर्नमेंट है इसको शुरुआत किसने की? लॉर्ड रिपन ने की, और इसी को भारतीय सुशासन, स्थानीय सुशासन, ठीक है ना, स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। किसका? स्थानीय सुशासन का जनक इसको माना जाता है। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्थलाकृति मानचित्र में निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? यानी कि आपके जो मानचित्र हैं, स्थलाकृति के मानचित्र हैं, ये संगठन कौन सा बनाएगा? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग बनाएगा, या भारतीय सर्वेक्षण बनाएगा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग? तो जो स्थलाकृति बनाई जाएगी ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाई जाएगी। किसके? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इसको मनाया जाता है, जो मानचित्र आपके लिए तैयार किए जाते हैं। जबकि अगर पुरातात्विक की हम बात करें तो पुरातात्विक क्या है? जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, उनकी खुदाई ये करता है, ठीक है ना। ये इतिहास जानने का प्रयास करता है कि कौन सी सदी में कहाँ पर कौन सी चीज़ पाने से हमें किस सभ्यता की जानकारी मिलती है, ये जो निम्नलिखित चीज़ें पाई गई है किस सभ्यता की हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें हमारा जो पुरातात्विक विभाग है ये करता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चहल, वैसे तो ये चहल लिखा हुआ है, इसको चहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको हम चहल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं इसको हम चहल भी बोलते हैं। और ये चहल हिल स्टेशन है, एक घूमने का बड़ा अच्छा सुंदर सा स्टेशन है। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, या उत्तर प्रदेश में है? तो ध्यान रखिएगा, ये चहल जो स्टेडियम है, चहल जो स्टेशन है ये कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम भी है जो कि धर्मशाला में है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान रखना है, धर्मशाला में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम भी स्थित है। तो ये चहल एक क्या है? टूरिस्ट प्लेस है, पर्यटन स्थल है, जो कि कहाँ पर है? ये है आपके हिमाचल प्रदेश में, जिसकी राजधानी है शिमला और धर्मशाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में वेद व्यास में संक नदी, ध्यान से सुनिएगा, एक है संक नदी, एक है आपकी कोयना नदी, ठीक है ना, कोयला नदी। इन दोनों के संगम से बनने वाली नदी को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मी नदी इसको कहा जाएगा, स्वर्ण रेखा उसको कहा जाएगा, स्वर्ण रेखा, पेन्नार उसको कहेंगे, या साबरमती इसको कहा जाएगा। इसको ब्रह्मी या ब्राह्मणी नदी इसको कहा जाता है। ब्रह्मी को ही हम क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी हम कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये दो नदियों के संगम से मिलकर बनी है। एक है संक नदी, कौन सी नदी? संक नदी, और दूसरी है आपकी कोयला नदी। कोयला नदी, इन दोनों के धाराओं के संगम से, संयोग से ब्रह्मणी नदी बनी है, जो कि आपको ध्यान रखना है। अपने तलचर क्षेत्र सुना होगा, कौन सा क्षेत्र? तलचर क्षेत्र आपने सुना होगा उड़ीसा में, ये यहाँ पर आपको बहती हुई मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि किसके लिए? कोयला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, जो तलचर वाला क्षेत्र है। चीज़ें क्लियर हैं? मैं ऑलरेडी आपको यहाँ सारी चीज़ें पहले ही करा चुका हूँ। ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन है जो आपको करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है? यानी कि जो बिटुमिनस कोयला है इसका सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? कोयले के 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे, जिनमें से एक है आपका बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला आपको कहाँ पर मिलेगा? ये येलुडू में मिलेगा,
तलचेर यानी कि तलचर में मिलेगा, रामपुर में मिलेगा या झरिया में मिलेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जो बिटुमिनस कोयला है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ये झारखंड में आपको मिलेगा। ठीक है ना, झारखंड के झरिया में आपको ये कोयला मिल जाएगा। आपका आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कोयले के जो प्रकार हैं, ठीक है ना, कोयले के जो प्रकार हैं इनमें सबसे अच्छे प्रकार का कोयला कौन सा है। सबसे अच्छे प्रकार का कोयले का आपको बताना है, सबसे अच्छे प्रकार का कोयला कौन सा माना जाता है। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, सभी बच्चों को कमेंट में बताना है कि सबसे अच्छा जो कोयला है ये कौन सा होता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HDR में मानव निर्धनता सूचकांक वर्ष कब से शुरू किया गया है। द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HDR जिसको बोला जाता है, तो ये कब शुरू किया गया, क्वेश्चन नंबर 15। तो HDR मानव सूचकांक 1990 में इसको शुरू किया गया है, 1997 में इसको शुरू किया गया है, ये ध्यान रखना है। गरीबी हटाने के लिए एक बार किस योजना में जोड़ दिया गया था। जो गरीबी हटाओ नारा दिया गया ये किस पंचवर्षीय योजना में, 5 ईयर प्लान में इसको जोड़ दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इन विच स्कीम इम्पोज वाज गिवन टू बी रिमूव पॉवर्टी, यानी कि गरीबी हटाने का जो नारा दिया गया ये किस योजना के अंतर्गत दिया गया। तो ये 5वीं योजना आपने पढ़ी होगी, 5वीं योजना के अंतर्गत दिया गया था। ये 5वीं योजना का अगर समय काल देखा जाए तो 1974 से 1979 के बीच में ये योजना थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, और साथ ही साथ यहाँ पर जो जोर दिया गया ये सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया, और साथ ही साथ यहाँ पर जोर किस पर दिया गया, रोजगार पर जोर दिया गया था। तो ये भी इसके महत्वपूर्ण पहलू हुए पंचवर्ष के योजना के। कब से कब तक, 1974 से 1979 के बीच में, ध्यान रखिएगा। और इसी बीच में हमने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर इमरजेंसी लगी थी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लगा था, आपातकाल लगा था, अगर आपके ध्यान होगा। ठीक है ना, आपातकाल की सुविधा अगर आपके ध्यान होगी तो ये यहाँ पर लगा है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश कांच से होकर पानी में जाता है, जब पानी से होकर कांच में जाता है, जब पानी से होकर वायु में जाता है, कांच से होकर वायु में जाता है, यानी कि आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता। कब नहीं हो सकता, क्वेश्चन नंबर 17। तो ध्यान रखिएगा आंतरिक परावर्तन जब नहीं होगा जब पानी से होकर कांच में जाता है। ठीक है ना, कब, जब पानी से होकर कांच में जाता है, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना यहाँ पर दाब अधिक होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल हाँ सॉरी, पानी कांच की तुलना में अधिक विरल माध्यम है। पानी जो है ये कांच की तुलना में अधिक विरल माध्यम है, इसलिए कांच से होकर नहीं जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों हो जाता है। ठीक है ना, कोई गुब्बारा है जो उसमें गैस है, तो आप जब उस पर उंगली लगाते हैं या नाखून आप लगाते हैं तो ये उससे नहीं फटता, जितना जल्दी ये सुई से फट जाता है, सुई से फटने में ये आसान हो जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। तो ध्यान रखिएगा, नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, या सुई नाखून पर सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जिस चीज का क्षेत्रफल जितना कम होगा, ठीक है ना, जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है, जितना कम होता है वो उतना अधिक दाब डालती है। ठीक है ना, वो उतना अधिक दाब डालती है। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो ये नाखून है, उंगली का जो नाखून है, और आप देखिएगा जो आपकी सुई है, ये इसका क्षेत्रफल, सुई का जो क्षेत्रफल है आपके नाखून से क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा तो यहाँ पर जो सुई है ये अधिक दाब डालेगी और अधिक दाब डालने से ये गुब्बारा क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा। तो यही इसका एक मेन रीज़न है कि क्षेत्रफल जिस वस्तु का कम होता है, यानी कि नुकीली जो वस्तु ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रेशर वो कर सकती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सुई का जो क्षेत्रफल है कम है तो ये दाब ज़्यादा डालती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, बिजली जो प्रेस आप बोलते हैं, इंग्लिश में बात की जाए, जो प्रेस होती है जिससे आप कपड़ों पर इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, वो उसमें क्या धातु है जो गर्म करने के लिए यूज की जाती है। तांबा है, टंगस्टन है, नाइक्रोम है या जस्ता है। विच मेटल इज यूज टू फॉर हीटिंग एन इलेक्ट्रिक आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन है इसमें यूज किसका किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपका जो नाइक्रोम होता है, क्या होता है, ये नाइक्रोम की परत यहाँ पर होती है। ध्यान रखेंगे अभ्रक के ऊपर नाइक्रोम जो है ये ऊपर इसकी परत जब चढ़ाई जाती है, क्योंकि अभ्रक जो है ये प्रतिरोधक है और उच्च तापमान पर ये पिघलता नहीं है। ठीक है ना, और लेकिन नाइक्रोम क्या है, ये धारा प्रभावित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, जिससे आवरण गम रहता है। जो अभ्रक है, ये अभ्रक जो है इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें नाइक्रोम की परत चढ़ाई जाती है। अब अभ्रक का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि ये प्रतिरोधी है। अभ्रक क्या है, ये प्रतिरोधी है, लेकिन नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम है जिसमें आपको ध्यान रखना है करंट एक जगह से दूसरी जगह, धारा या आप कह सकते हैं धारा इसमें प्रभावित होती है। क्या होती है, धारा प्रभावित होती है। तो इसी कारण से जो कपड़े हैं वो जो है उस पर प्रेस हो जाती है, इस्त्री गर्म हो जाती है, लेकिन कपड़ों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कपड़ों को वो फूंकती नहीं है। यही रीज़न है नाइक्रोम और अभ्रक का जो संयुक्त यहाँ पर एक तरीका से देखा जाता है, इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि जो लिक्विड में चेंज होती है लोवेस्ट टेम्परेचर पर। क्वेश्चन नंबर 20, तो ध्यान रखेंगे ये धातु है आपकी कौन सी, ये धातु है आपकी हाइड्रोजन। कौन सी धातु है, ये हाइड्रोजन धातु है जो आपकी यहाँ पर परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मेथेन है, ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है या हाइड्रोजन है। तो ग्रीन हाउसेस गैसेस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं ये आपकी मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और आपका यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो हाइड्रोजन है ये कैसी है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है ना, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मेथेन भी है, ओजोन भी है और नाइट्रिक ऑक्साइड भी है। चलिए, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में, उपकला, उत्तकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, तो ध्यान रखिएगा ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि एपिथेलिया, उत्तकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, विटामिन ई का। ध्यान रखिएगा, और विटामिन ई जो है ये कहाँ कहाँ पर आपको मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गेहूं का यूज कर सकते हैं, अंडे का यूज कर सकते हैं, सोयाबीन का आप यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, इससे प्रजनन क्षमता जो होती है ये जनन क्षमता कमजोर हो सकती है, इसलिए इसका यूज होना प्रॉपर आवश्यक है। बाणगंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है। पंजाब है, सिक्किम है, उत्तराखंड है या महाराष्ट्र है। बाणगंगा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बाणगंगा जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर और भी जो है उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे नराली पूर्णिमा मनाई जाती है। कौन सी, नराली पूर्णिमा यहाँ पर मनाई जाती है। जीविती पूजा यहाँ पर मनाई जाती है, जीविती पूजा। और यहाँ आपको ध्यान रखना है अजंता अलोरा उत्सव, अजंता अलोरा उत्सव, अजंता अलोरा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है।
साक्षी मलिक है, बबीता कुमारी है, कविता देवी है या विनेश फोगाट है। हम यहाँ पर पहलवान की बात कर रहे हैं कि हमारी जो पहली पहलवान थी जिसने ओलंपिक में पहला पदक जीता, ठीक है ना, तो ये कौन थी? ये थी साक्षी मलिक। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे, इन्होंने 58 किलो वर्ग में, किसमें? 58 केजी में क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये रोहतक की रहने वाली है। रोहतक हरियाणा का एक जिला है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, हरियाणा का एक जिला है, इसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 25। तो ये प्लेइंग इट माई वे, यानी कि प्लेइंग इट माई वे यानी कि जो खेल है ये मेरे तरीके से, ये इसकी क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कुछ यहाँ पर जो है क्वेश्चंस थे, इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स के ऐड किए हुए हैं, तो आप उनको भी साथ ही साथ देखेंगे, ठीक है ना। वर्तमान में किसने बाजरा मिशन शुरू किया गया है? ठीक है ना, आप सभी जानते हैं कि भारत ने क्या किया है? बाजरा मिशन को शुरू किया है, ठीक है। ठीक है ना, वर्तमान में बाजरा मिशन किसने शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, बाजरा मिशन शुरू किया है उड़ीसा राज्य ने। किसने? उड़ीसा राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस 2022 निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, जो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस है 2022, ये यूएई में लागू इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? संयुक्त राष्ट्र अमीरात में इसको लागू किया गया। तो करंट अफेयर्स भी आपको साथ ही साथ यहां पर देखते हुए चलना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। हाल ही में किस राज्य ने गर्ल कल्चर को बढ़ावा देने वाले गानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया? आपने देखा होगा कि एक हमारा जो स्टेट है पंजाब, वहां पर जो है गर्ल कल्चर को बढ़ावा देने वाले जो गाने हैं उनको प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि वहां पर इस तरह की बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली हैं कि सिंगर्स को वहां पर मार दिया गया, या और वहां पर जो एक तरीका से युवा हैं उनमें इस चीज़ों का बढ़ावा मिलता है, तो उसको देखते हुए बैन कर दिया गया है। ये पंजाब में इसको बैन किया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत मोजाम्बिक तांजानिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन कहां पर हुआ? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका भारत मोजाम्बिक और तंजानिया जो त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हुआ, ये तंजानिया में ये हुआ था। कहां पर? तंजानिया में ये हुआ था। हाल ही में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। मिस्र में, बांग्लादेश में, अमेरिका में या भारत में? ये कोप है, ठीक है ना, लेकिन युवाओं वाला। कैसा? युवाओं वाला। तो ये कहां पर हुआ था? ये बांग्लादेश में हुआ था, ना कि मिस्र में हुआ था। दोनों को ध्यान रखना है। ये कहां पर हुआ था? ये मिस्र में नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये कहां पर हुआ? युवाओं वाला, बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया है। तो ये थे आज के आपके मॉक टेस्ट जो आपके सीआरपीएफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपकी और भी यहाँ पर क्लासेस चलती रहेंगी जब तक आपका टेस्ट यहाँ पर जो सीआरपीएफ वाला पेपर है आपका 22 से 28 फरवरी के बीच में कंप्लीट नहीं होता। अगर आपका कोई भी चीज़ छूटी हुई है तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, अभी भी आपके पास समय, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। सीआरपीएफ के लिए आपका अभय बैच है, सीजीएल है आपका आरंभ बैच, सीजीएल के लिए आपका आरंभ बैच है, एसएससी एमटीएस के लिए आपका श्योर सिलेक्शन बैच है, सीएचएसएल के लिए आपका क्या है? ये श्योर सिलेक्शन बैच है। जब भी में कंप्लीट वीडियो क्लासेस आपको मिलेगी, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, डाउट सेशन की सुविधा आपको यहाँ पर दी गई है। और वहाँ पर अभी भी आपके विभिन्न जो है देखा जाए तो अभी जो कोर्सेज हैं इन पर ऑफर चला हुआ है, तो आप इनमें क्या कर सकते हैं? इनरोल कर सकते हैं। चलिए दूसरा आप ध्यान रखिएगा, आपका जो यहाँ पर यूपी पुलिस के लिए कांस्टेबल बैच है, ये अभी भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो वैकेंसीज है ये
40,000 वैकेंसीज आपको आने वाली है, ध्यान रखेंगे। लगभग इतनी वैकेंसीज है, 3,000 आपकी दरोगा की यहाँ पर वैकेंसीज हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट यहाँ पर कराई गई है। मात्र 399 रुपये में ये यहाँ पर कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाएगा। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, क्लास की टाइमिंग आपसे अक्सर हम साझा करते हैं, ध्यान रखेंगे। 6 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है, 9 बजे जीके जीएस की क्लास है, ठीक है ना। 11 बजे आपकी मैथ की क्लास है, 9 बजे जीके जीएस की क्लास है आपकी 11 बजे जोगेंद्र सर के द्वारा। 2 बजे आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होगी, ध्यान रखेंगे। 4 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास है, 5 बजे आपकी सीआरपीएफ के लिए हिंदी की क्लास है और 6 बजे आपकी ये क्लास होती है। रात 8 बजे आपकी जो क्लास होती है अजय सर के द्वारा बिल्कुल बेसिक से ये चीज़ें यहाँ पर कराई जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा, आप हमारे जो ऐप है एप्लीकेशन को इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक लिंक है ये, इस पर जाकर आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, एसएससी मेकर का यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है, ठीक है ना। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। कोई आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। उसको बिल्कुल देखा जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। या आप हमारे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी वहाँ पर दिक्कत आती है तो मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।